Hello everyone. In this lecture we continue the exercise 6.2. Question number 2. What is given in question number 2? Form the differential equation of family of lines having intercept A and B on the coordinate axis respectively. अपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन. प्रीवियस लेक्चर में भी अपने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट किया था. यहां पर भी अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन ही फाइंड आउट करना है, लेकिन डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको कुछ रिलेशंस दिए हुए थे और उस रिलेशन में नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट अपने काउंट किया और जितने आर्बिटरी कांस्टेंट है उतने बार क्या किया, अपने उसको डिफरेंशिएट किया. अब यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 तक, यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल दिया, मतलब वर्ड्स प्रॉब्लम दी हुए, तो उसके करस्पॉन्डिंग पहले आपको रिलेशन बनाना है और उस रिलेशन में जितने आर्बिटरी कांस्टेंट आएंगे उतने बार उसको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है. ओके, मतलब पहले आपको इक्वेशन बनाना है एज पर द गिवन कंडीशन. जो भी आपको कंडीशन दी हुई रहेगी उस कंडीशन के हिसाब से आपको इक्वेशन बनाना है, यानी जिसको अपन क्या बोलेंगे, रिलेशन. फिर उसमें नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट काउंट करना है और क्वेश्चन नंबर 1 के तरह ही क्या करना है, उनको सॉल्व करना है. ओके, तो उसने अपने बोला है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस. फैमिली ऑफ लाइंस मतलब एक से ज्यादा लाइंस है और वो सभी लाइन कैसे हैं, हैविंग एक्स इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और रिस्पेक्टिवली बोला हुआ है, मतलब एक्स इंटरसेप्ट जो है वो ए है और वाई इंटरसेप्ट कितना है, बी है. तो चलिए पहले मैं आपको डायग्राम निकाल के देता हूं इसकी. एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन. ओके, अब लाइन ऐसे भी जा सकती, यहां से भी जा सकती, ये लाइन, इसको वाई को अगर मैं थोड़ा सा और अगर बढ़ा दिया तो इस तरीके से भी लाइन जा सकती है में. कोऑर्डिनेट एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ओके, अगर ये लाइन यहां से अगर जा रही है तो ये इतना जो डिस्टेंस है एक्स इंटरसेप्ट का, ये इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए. अगर यहां से जा रही है तो ये इतना डिस्टेंस ए, इधर का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए. यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए. एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, ए. ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ये बी हो गया. अगर लाइन यहां से कट हो रही तो इतना डिस्टेंस भी हो जाएगा, यहां से ले रहे तो इतना डिस्टेंस भी हो जाएगा. लाइन यहां से भी जा सकती, कैसे भी लाइन क्या कर सकती, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या कर सकती, इंटरसेप्ट कर सकती. एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेंगे वो ए है और वाई एक्सिस को जहां पर इंटरसेप्ट करेंगे वो कितना है, बी है. यानी यहां से अगर मुझे लेना है तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, बी बोल दूंगा. तो ये हो गया आपका एक्स इंटरसेप्ट और ये क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट. फिर आपको 10th स्टैंडर्ड में याद होगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. 10th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़े हुए हैं कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन मींस व्हेन द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट इज नोन एज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, क्योंकि ये दोनों जगह इंटरसेप्ट हो रहा है ना. इंटरसेप्ट मतलब क्या है, एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को क्या करना, कट करना. एक्स इंटरसेप्ट बोले तो एक्स एक्सिस को कट करेगा और y इंटरसेप्ट बोले तो y एक्सिस को कट करेगा. ये अपने कहां पे लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, वहां पे अपने ये देखा हुआ है. ओके, तो चलिए फिर अब अपन ये जो करस्पॉन्डिंग जो लाइन है, फैमिली ऑफ लाइंस. फैमिली ऑफ लाइंस मतलब एक से ज्यादा लाइन रहेंगी और वो सभी लाइन ये कंडीशन क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी. कौन सी कंडीशन, कि एक्स एक्सिस को ए पे इंटरसेप्ट हो रहा है और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं. में तो चलिए फिर the equation of a line having x intercept is a and y intercept
is b and y intercept is b is ओके क्या इक्वेशन है? 10 स्टैंडर्ड को याद करो, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। याद करो इक्वेशन बराबर, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। गिव एज इक्वेशन नंबर 1। ये जो है आप 10 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो वहां पे आपको ये फॉर्म था, डबल इंटरसेप्ट मतलब वो जो लाइन है वो लाइन एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा और वाई एक्सिस को भी कट कर रहा। ओके, अब इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? ए और बी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो हियर ए एंड बी आर टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। Here A and B are two arbitrary constant। कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे? दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन a कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है? 1 प्लस 1 अपॉन b कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, 1 का डेरिवेटिव 0। ये हो गया 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b dy बाय dx इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसफर कर दो। सो 1 अपॉन b dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन a। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस 1 अपॉन a। b को भी उधर भेज दो, तो क्या हो गया फिर अपने पास में इक्वेशन? dy बाय dx इक्वल टू b इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस b अपॉन a। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव x, फिर से डिफरेंशिएट करना है। क्यों? क्योंकि अपने पास में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब ये फर्स्ट ऑर्डर है, उसका फिर डेरिवेटिव ले रहे थे, क्या हो गया? डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ये कांस्टेंट टर्म है तो उसका क्या हो गया? 0। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0, है ना? तो ये हो गया अपना रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन विच सैटिस्फाई दिस कंडीशन। कौन सी कंडीशन? द लाइन कट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए, मींस एक्स इंटरसेप्ट इज ए and y intercept is b, so it is the equation of this family of lines। यहां पर लिख देंगे this is required differential equation, this is required differential equation। ओके, क्या था इस प्रॉब्लम के अंदर? आपको जो वर्ड प्रॉब्लम दिए थे उस वर्ड प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग आपने डायग्राम बनाई और जो भी उसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा वो आपने इक्वेशन लिखा, यानी वर्ड प्रॉब्लम को आपने इक्वेशन की इसमें क्या किया? कन्वर्ट किया, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। और फिर उस रिलेशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो देखा और उतने बार क्या किया? उसको आपको डिफरेंशिएट किया और जो आपको मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। Problem number 3. Find the differential equation of all parabolas having length of latus rectum 4a and axis is parallel to x axis। आपको दिया हुआ है लेटस रेक्टम 4a, लेटस रेक्टम आपको कितना दिया हुआ है? 4a दिया हुआ है और एक्सिस है, axis is parallel to x axis, axis of parabola is parallel to x axis। ओके, तो चलिए पहले अपन समझ लेते हैं। वैसे तो आप लोगों ने इसको एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, वहां पर ये लेटेस्ट रेक्टम वाला भी प्रॉब्लम था, वहां पे पैराबोला वाले भी आपको प्रॉब्लम थे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या करके देता हूँ? रिवाइज करके देता हूँ।
अब उसने क्या बोला हुआ है, लेटरस रेक्टम और एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ऑल parabolas having the length of lateral rectum is 4a and its axis is parallel to x axis. ओके, अब देखिए इससे रिलेटेड जो पैराबोला है उसी की बात करूंगा। टोटल अपने पास में पैराबोला 4 है। इधर में आपको मालूम है एक आपका राइट हैंड साइड में ओपन होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड में, यानी इस तरीके से 4 पैराबोला है आपके पास में। एक आपका इधर राइट हैंड साइड में ओपन होता है, एक पैराबोला लेफ्ट हैंड साइड में ओपन होता है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे टोटल अपने पास में 4 पैराबोलाज है। ओके, अपने को ये जो प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड इसमें का कौन सा होना उसकी बात करेंगे अपन, क्योंकि उसने क्या बोला हुआ है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मींस सिमेट्रिकल टू द एक्स एक्सिस, ऐसा कांसेप्ट समझ के चलेंगे। अरे ये अपने काम का है, इसको डायग्राम निकाल लेता हूं। यहाँ पे जो अपने काम के डायग्राम है इधर वाली की, प्रॉब्लम के डायग्राम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रॉब्लम के लिए अलग डायग्राम रहेगी। पहले इससे रिलेटेड जो डायग्राम है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो ये इक्वेशन दिया है मुझे, ये अपने पास में एक्स एक्सिस है, ये जो ये वाई एक्सिस है, इसका जो इक्वेशन है सिमेट्रिकल टू द वाई एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex is at origin। वर्टेक्स कहां पर, इसका ओरिजिन पे, ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड एज वर्टेक्स एंड वर्टेक्स इज एन ओरिजिन। आपका जो पैराबोला है, अगर वो पैराबोला एक्स एक्सिस को पैरेलल है, सॉरी एक्स एक्सिस को सिमेट्रिकल है, द पैराबोला विच इज सिमेट्रिकल टू द एक्स एक्सिस एंड वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, देन सच पैराबोला इज नोन एज स्टैंडर्ड पैराबोला। और उस स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये आप लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन वाले चैप्टर में देखा हुआ है। अगर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर देख लीजिए। उस लेक्चर के अंदर डेफिनेट एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो लेक्चर है, थ्योरेटिकल लेक्चर, उस लेक्चर के अंदर मैंने ये पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। पैराबोला भी दिया हुआ है वहां पे, स्ट्रेट लाइन भी दिया हुआ है, दो पैराबोला के बीच में एरिया कैसा फाइंड आउट करते हैं वो भी वहां पे देखा हुआ है, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, लिमिट कैसे लेते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस लिखते तो इक्वेशन को कौन से फॉर्म में लेना, अलोंग द वाई एक्सिस लेते तो इक्वेशन को कौन से फॉर्म में लिखना, सब कुछ पूरा डिटेल अपन ने उस डेफिनेट इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर्स में देखा हुआ था। वो थ्योरेटिकल वाला जो पोर्शन है वो आप उसमें देख लीजिए और फिर ये प्रॉब्लम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4s, इज अ स्टैंडर्ड पैराबोला मींस सिमेट्रिकल टू द x एक्सिस एंड वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। ओके, अब समझ लो आपका जो पैराबोला है वो इस तरीके से जा रहा है, x एक्सिस x, y एक्सिस y डैश, पैराबोला ओरिजिन में से न जाते हुए इस तरीके से जा रहा है, समझ लो। ऐसे भी जा सकता है पैराबोला। जब यहां से जाएगा, ये इतना डिस्टेंस h है, इतना डिस्टेंस कितना है h। अब देखिए सिमेट्रिकल तो x एक्सिस का है लेकिन वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं। अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे रहेगा तो ये इक्वेशन रहेगा। और अगर इस तरीके से आपका पैराबोला है कि जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है लेकिन सिमेट्रिकल टू द x एक्सिस है, तो इनके इक्वेशन रहते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h। यहाँ पे h की वैल्यू 0 थी, अगर मैं h की वैल्यू 0 कर दूं तो क्या मिलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब h की वैल्यू 0 मतलब h यहाँ पे आ जाएगा। ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स कहाँ पे रहेगा, ओरिजिन पे। ओके, तो x माइनस h। ओके, ये हो गया आपका एक। और आगे की बात करते हैं। अब आपका जो पैराबोला है वो पैराबोला की जो एक्सिस है, सिमेट्रिकल एक्सिस, वो एक्स एक्सिस को क्या है, पैरेलल है। ये जो है ना, दिस इज द सिमेट्रिकल एक्सिस, ये जो है सिमेट्रिकल एक्सिस है। अब सिमेट्रिकल एक्सिस क्या बोलता है, वो द सिमेट्रिकल एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यानी आपका जो पैराबोला है वो यहां से ऐसा जा रहा है, और ये जो है दिस इज द सिमेट्रिकल एक्सिस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। These are the three possibilities। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहले अपन ने देखा वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, फिर अपन देखा वर्टेक्स इज एट नॉट ओरिजिन बट इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, अब वो क्या बोलता है आपको कि सिमेट्रिकल एक्सिस, दिस इज द सिमेट्रिकल एक्सिस। ये जो मैंने निकाला ये क्या आपकी सिमेट्रिकल एक्सिस, दिस सिमेट्रिकल एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस।
सिमेट्रिकल एक्सिस एक्स एक्सिस को क्या है, पैरेलल है। अब देखो ये पॉइंट है, समझ लो ये पॉइंट है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका h। ये जो पॉइंट है, ये समझ लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, h, k। h, k मतलब अलोंग द x एक्सिस कितना है h, और अलोंग द y एक्सिस मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो अलोंग द y एक्सिस तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा k, ये x एक्सिस h और अलोंग द y एक्सिस कितना हो गया, k हो गया। फिर ऐसे पैराबोला का इक्वेशन देखिए, अभी अलोंग द x एक्सिस अगर रहता तो क्या हो गया, x माइनस h है। अब अलोंग द x एक्सिस भी है और अलोंग द y एक्सिस भी है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h, x माइनस h। ओके, अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर ये h तो पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे x प्लस h क्यों नहीं लिखा। x प्लस h इसलिए नहीं लिखा कि जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो इक्वेटिंग विद जीरो करते हैं, क्या करते हैं, इक्वेटिंग विद जीरो। तो x माइनस h इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इक्वल टू h। ओके, उसी तरीके से y माइनस k इक्वल टू जीरो मीन्स y इक्वल टू k। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। अब ये अपनी डायग्राम अपने काम की है ना, तो ये डायग्राम कैसे निकाला उसके लिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके दिया। नहीं तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर है वो आप देख लीजिए, तो आपको और आइडियाज क्लियर हो जाएगी। ओके, तो अब यहाँ लेटस रेक्टम रह गया। लेटस रेक्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे ये जो है यहाँ पे एक फोकस दिया है, फोसाई जिसको बोलते हैं, एस से डिनोट होता है। फोसाई कैसे होता है, एस से डिनोट होता है। फिर क्या करेंगे अपन, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये जो एक्स एक्सिस है, ये पैराबोला की क्या है, एक्सिस हो गई। द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड पासिंग थ्रू द फोकस, देन दैट लाइन इज नोन एज लेटस रेक्टम। तो ऐसी जो लाइन रहेगी उस लाइन को क्या बोलेंगे अपन, लेटस रेक्टम रहेंगे। लेटस रेक्टम मींस इट इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये जो पैराबोला की जो एक्सिस है, इस एक्सिस को वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ पे पैराबोला की एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस, यहाँ पर भी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। एंड पासिंग थ्रू द फोकस, और उस फोसाई में से वो क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं अपन, लेटस रेक्टम। यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, ये जो लाइन है, ये लाइन सिर्फ परपेंडिकुलर रहेगी, लेकिन लेटस रेक्टम होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वो फोसाई में से पास नहीं हो रही है में। तो लेटस रेक्टम मींस इट इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, perpendicular to the axis of parabola and passing through the focus. Such line is known as latus rectum. तो आपको वो लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी दी हुई है, 4a दिया हुआ है, और बोला है कि एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी ये वाले डायग्राम अपने काम की है। अरे मैं यही वाले डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। एक्स एक्सिस, एक्स डैश, y डैश, ओरिजिन, है ना। पहले मैं वो एक्सिस निकाल लेता हूं। एक फैमिली ऑफ पैराबोला मतलब एक से ज्यादा रहेंगे। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को बोल दिया मैंने h, k, ये जो इतना जो डिस्टेंस है ये h हो गया, और ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका, k हो गया। ओके, चलिए फिर अब अपन लिखेंगे द इक्वेशन of parabola, the equation of parabola having latus rectum equal to 4a and the axis of parabola is symmetrical, नहीं, is parallel है, is parallel to x axis such as, ओके, तो क्या इक्वेशन बनेगा उसका, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू
4ax minus h. Okay, y minus k whole square equal to 4ax minus h. क्योंकि वर्टेक्स y के साथ में भी है, वर्टेक्स x के साथ में भी है. ओके, कितने का कांस्टेंट है? k है और h है. तो लिखते फिर अपन हियर k and h be the two arbitrary constants. दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे. तो डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्टिव x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे. f of x रेस्ट टू द पावर n इंटू f of x n minus 1 derivatives of f of x equal to 4a constant, x का डेरिवेटिव 1, h का डेरिवेटिव 0. So that is 2 times y minus k, y का डेरिवेटिव dy by dx equal to 4a. 2 से दोनों को डिवाइड कर दिया, ये मिल गया मुझे y minus k dy by dx equal to twice a, give us equation number 2. ओके, इसको फिर डिफरेंशिएट करना है. आप इधर नोट डाउन कर दो, उसको मैं इरेज करता हूं और फिर इसके आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन. तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे अपन. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू v लगेगा फॉर्मूला. u इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ u इक्वल टू u इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ u इक्वल टू ट्वाइस a. कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कितना हो गया? 0. तो क्या मिलेगा अपने को? y माइनस के, इसका डेरिवेटिव डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, के कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, सो दैट इज इक्वल टू 0. सो y माइनस के डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस dy by dx होल स्क्वायर इक्वल टू 0. अब यहां से y माइनस के की वैल्यू निकाल लो. क्या मिलेगी y माइनस के की वैल्यू? ये जो टर्म से इधर चले जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर क्या जाएगा? डिवाइड में जाएगा. यानी y माइनस के की वैल्यू क्या होगी? ट्वाइस a अपॉन dy बाई dx. तो y माइनस के की वैल्यू पुट कर देता हूं, ट्वाइस a अपॉन dy बाई dx. फिर से समझ लो, मुझे क्या करना है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या करना है? कैंसिल करना है. y माइनस के की वैल्यू यहां से ले लिया, ये मल्टीप्लाई में इधर क्या जाएगा? डिवाइड में. यानी y माइनस के इक्वल टू क्या होगा? ट्वाइस a अपॉन dy बाई dx. ओके, प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर इक्वल टू 0 फ्रॉम 2. अब इसको मल्टीप्लाई कर दो dy बाई dx से, dy बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट हो जाएगा. यानी क्या रहेगा? ट्वाइस a डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर. इसको भी dy बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे, सो dy बाई dx होल क्यूब इक्वल टू 0. ओके, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर कितना है? 2 है. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. So this is required differential equation. ये आपका डिफरेंशियल हो गया, इक्वेशन हो गया रिक्वायर्ड वाला. है ना? क्या दिया था आपको? दिया हुआ था उसने द पैराबोला हैविंग द लेटेस्ट रेक्टम फॉर ए. लेटेस्ट रेक्टम मैंने आपको बताया, इट इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ अ पैराबोला एंड पासिंग थ्रू द फोकस. वो आपका लेटेस्ट रेक्टम हो गया. ओके, और क्या बोला इसने? द एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ये जो
एक्सिस है, इट इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, दिस एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब उसने ये फैमिली बोला है, फैमिली बोला मतलब एक से ज्यादा कर्व रहेंगे आपके, यहाँ पर पॉइंट है तो ये डिस्टेंस h हो गया, ये पॉइंट रहेगा तो इतना h होगा, इतना h होगा, k हो जाएगा। ओके, तो उस पे से अपने क्या निकाला, ये पैराबोला का इक्वेशन निकाला। ये इक्वेशन इस कंडीशन को क्या करता, सेटिस्फाई करता। कंडीशन कौन सी थी उसकी, having the length 4a and the axis is symmetrical to the x axis having the point h comma k। तो ये हो गया y minus k whole square equal to 4ax minus a। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट किए और उसके बाद डिफरेंशिएट करके फिर आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको ये इक्वेशन समझ में आने को ना कि ये इक्वेशन लाते कैसा है और ये इक्वेशन लाया कहां से है अपन ने, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी दिया हुआ है। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4, चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज ट्वाइस इट्स माइनर एक्सिस। तो पहले अपने को इलिप्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अपने पैराबोला से देखा था कि पैराबोला में आपको क्या दिया हुआ था, उसके हिसाब से अपने क्या निकाला था, उसका इक्वेशन फाइंड आउट किया था। तो पहले अपन इलिप्स के बारे में देख लेंगे। तो इलिप्स आपको दिया हुआ है, ओके, इलिप्स का जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जो स्टैंडर्ड इलिप्स जो है उसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर यहां पे इसके दो टाइप है इलिप्स के, है में एक है ए ग्रेटर देन बी और एक है ए लेस देन बी। ए ग्रेटर देन बी अगर है तो आपका इलिप्स ऐसा दिखेगा, इलिप्स बोले तो ओवल शेप। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, वाई डैश और ये एक्स डैश, इस तरीके से आपका ये इलिप्स दिखेगा। कब, जब ए ग्रेटर देन बी रहेगा तब। यहां से यहां तक जो है ये ए है और ये जो है ये कैसा है, बी है। ए लेस देन बी है तो डायग्राम ऐसे रहेगी आपकी। ओके, ये पार्ट ए रहेगा और ये पार्ट क्या रहेगा, बी रहेगा। समझ गया दोनों में डिफरेंस। ए लेस देन बी इस तरीके से, ए ग्रेटर देन बी इस इक्वेशन, ए लेस देन बी ऐसा इक्वेशन रहेगा। दोनों का इक्वेशन वही है, कौन सा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, अब ये देखिए ये ए ग्रेटर है यहाँ पे, तो ये जो एक्सिस है आपका जो इस तरीके से जो दिया हुआ है, तो ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस आपकी हो गई मेजर एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या हो गई, मेजर एक्सिस, और ये क्या हो गई, माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ये सिचुएशन के अंदर ये मेजर और ये माइनर। ओके, ये मेजर है और ये क्या है, माइनर है। यहां पर भी ये जो है, ये जो आपका लाइन दिख रहा है ना, ये क्या किसका काम करेगा, फिर माइनर का, क्योंकि आपका ये इस तरीके से दिख रहा है। ये हॉरिजॉन्टल वाला है, हॉरिजॉन्टल है करके ये मेजर हो गया, ये माइनर। ये वर्टिकल है करके ये मेजर हो गया और ये क्या हो गया, माइनर हो गया। ओके, अब अपने को ये मेजर और माइनर उसके रिलेशन के हिसाब से अपने को अपने को इलिप्स का इक्वेशन क्या करना है, फॉर्म करना है। तो उसने अपने को बोला हुआ है कि whose major axis is twice its minor axis, means major axis is depend upon the minor axis। मेजर एक्सिस किसके ऊपर डिपेंड करता है, माइनर एक्सिस के ऊपर।
तो माइनर एक्सिस समझ लो अपने बी बोल दिया, तो माइनर एक्सिस अगर मैं बी ले लेता हूं तो मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा, ट्वाइस बी हो जाएगा। कैसे ट्वाइस बी होगा, देखिए मेजर एक्सिस इज ट्वाइस इट्स माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस कितना लिया मैंने बी, इसके डबल, माइनर एक्सिस के डबल कौन है, मेजर एक्सिस, तो बी के डबल क्या होगा, ट्वाइस बी। यानी फिर अपना इलिप्स का जो इक्वेशन बन जाएगा, क्या हो जाएगा इलिप्स का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये वैल्यू आ गया आपकी, क्योंकि देखो ये ए है ना, ये क्या है आपका ए, लेकिन ए भी आपका कितना है, ट्वाइस बी है, और बी तो बी है, बी कैसा है, बी है। तो आपका जो इलिप्स है उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए की जगह क्या आ जाएगा आपका, ट्वाइस बी आ जाएगा, क्योंकि ये जो लेंथ है ये कितना बोलता है, वो ट्वाइस बी बोलता है, तो ट्वाइस बी उसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आ गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। दो टाइप है, डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए ग्रेटर देन बी रहा तो ऐसा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रहेगा, ए लेस देन बी रहेगा तो क्या रहेगा, वर्टिकल, ये मेजर ये माइनर, उस सिचुएशन में अलग हो जाएगी। ओके, ये आपको कंडीशन दिया हुआ है, तो इस कंडीशन पे से ये आपका क्या रहेगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स का ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो चलिए फिर अपन लिखते हैं यहां पे, द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, the required equation of ellipse is x square upon twice b square plus y square upon b square equal to 1. So x square upon 4b square plus y square upon b square equal to 1. समझ में आ गया इक्वेशन कैसे फॉर्म किया, ये ओरिजिनल इक्वेशन है, but according to the given condition the equation of ellipse is converted in this way। तो इस फॉर्म में आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो x स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 1। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहां से इनको इधर ट्रांसफर कर देता हूं, 4b स्क्वायर से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा, देखो x स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4y स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर सेम हो गया, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर इक्वल टू 1। सो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर। ओके, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, देखिए एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सो हियर b is only one arbitrary here b is only one arbitrary constant differentiating equation 1 with respect to x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस y, और ये फॉर्मूला की क्या हो गया 8y, और y का डेरिवेटिव dy by dx, ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, तो क्या हो जाएगा x प्लस 4y dy by dx इक्वल टू 0। सो दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एकदम सिंपल प्रॉब्लम था, सिर्फ आपको इलिप्स का इक्वेशन मालूम होना चाहिए कि जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन पे से आपका इलिप्स का इक्वेशन कैसा फॉर्म होगा। ओरिजिनल इक्वेशन आपको मालूम गिर गया अभी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए और बी की वैल्यूज इसके दो टाइप है, एक है आपके पास में हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। फिर उसका अपने ये भी इक्वेशन लिख के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको भी लेके अगर आपने सॉल्व किया तो भी वही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही आएगा, इसमें भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना एक ही है। तो उसने क्या बोला है, मेजर एक्सिस इज डिपेंड अपॉन द माइनर एक्सिस, तो इसलिए मैंने माइनर एक्सिस कितना ले लिया, बी ले लिया।
और इसके हिसाब से क्या करते हैं, मेजर एक्सिस वो यहाँ पे पुट करके प्रॉब्लम क्या किया अपने सॉल्व किया. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ellipse as per the given condition, and here is only one arbitrary constant, so that's why the order of the required differential equation is also 1. ओके, तो आप नोट डाउन कर लो, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ. प्रॉब्लम नंबर 5. Form the differential equation of family of lines parallel to the line 2x plus 3y plus 4 equal to 0. ओके, अब पहले इसकी करस्पॉन्डिंग समझ लेते हैं अपन. एक्स एक्सिस, पहले आपको जो लाइन दिया हुआ है उसका ग्राफ अपन बना लेते हैं. वाई एक्सिस, ये हो गया आपका 0. दिया हुआ है क्या है आपको, ट्वाइस एक्स प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. ट्वाइस एक्स प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. मैं यहाँ पे पहले x इक्वल टू 0 पुट कर लेता, ये रफ में अपन कैलकुलेशन कर लेंगे. x इक्वल टू 0 पुट कर देता, x इक्वल टू 0 अगर पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा, 3y इक्वल टू -4. सो y इक्वल टू -4/3 मीन्स y इक्वल टू -1 पॉइंट समथिंग. y इक्वल टू -1 पॉइंट समथिंग. तो यहाँ पे -1 आएगा, तो ये इधर कहीं तो भी एक पॉइंट आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 लिया, x की वैल्यू 0 लेते तो पॉइंट कहां पे रहता अपना, y एक्सिस पे रहता. If we take the x equal to 0, then the points lies on y axis. तो y equal to -1 समथिंग मिल रहा है, मतलब ये यहाँ पर कहीं तो भी एक -1 है, छोटा आगे पीछे पॉइंट आएगा. अपने एग्जैक्ट पॉइंट की जरूरत नहीं, सिर्फ एक रफ डायग्राम अपने को निकालना है. फिर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया y इक्वल टू 0. जब y इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो पॉइंट कहां पे रहता है, x एक्सिस पे रहता है. y इक्वल टू 0 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस x इक्वल टू -4. तो x इक्वल टू कितना हो गया, -2 हो गया. x इक्वल टू -2 बोले तो यहां कहीं तो भी आएगा. ओके, ये यहां पे समझ लो x की वैल्यू कितनी है, -2, यानी लाइन ऐसे जा रही. ओके, इस तरीके से अपनी लाइन जा रही, और इस लाइन का इक्वेशन आपको कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. समझ गया था. फिर क्या करना है अपने को, यू हैव टू फाइंड आउट अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल. ये जो लाइन है इस लाइन को पैरेलल है. पैरेलल है मतलब लाइन ऐसे भी जाएगी आपकी, ऐसे भी जाएगी, या फिर यहां से भी जा सकती है लाइन. यस और नो, जा सकती ना. तो अपने को ये लाइंस का क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है. क्या बोला है उसने, ये आपको एक लाइन दी हुई है, इस लाइन को, जो लाइंस पैरेलल है, फैमिली ऑफ लाइंस मतलब एक से ज्यादा लाइंस हैं. अब लाइन पैरेलल है तो ऊपर से भी पैरेलल रहेगी, नीचे की साइड से पैरेलल रहेंगी. तो इस लाइन के अपने को इक्वेशन फॉर्म करना है. आया में? ओके, अब करेंगे क्या अपन, पहले अपन उसको कंडीशन समझ लेते हैं. इक्वेशन तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन लिखते आएगा आइदर में, लेकिन वो लिखेंगे कैसा उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक समझा देता हूं. 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन देखा हुआ है में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी आपने किया हुआ है. तो वहां पे आपके हाथ में ये इक्वेशन था, कौन था, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1. ये पहले लाइन का इक्वेशन. दूसरे लाइन का इक्वेशन a2x प्लस b2y इक्वल टू c2. ये सेकंड लाइन का इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है मतलब उनका ग्राफ हमेशा क्या रहता, स्ट्रेट लाइन रहता. ये मत पूछिए कि सर लीनियर इक्वेशन क्यों है. ओके, तो ये a1 है, ये पहले लाइन का इक्वेशन है, ये दूसरे लाइन का इक्वेशन है. आइए में, अब ये दोनों लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तीन पॉसिबिलिटीज रहेगी आपके पास में. एक, बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्ट. सेकंड, टू लाइंस आर पैरेलल. ओके, ये लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट होगी, या दोनों लाइन एक दूसरे को क्या रहेंगी, पैरेलल. और थर्ड नंबर की सिचुएशन कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही क्या रहेगी, ओवरलैप हो जाएंगे, मतलब कोइंसिडेंट हो जाएगी. These are the three possibilities. Okay, ये तीन पॉसिबिलिटीज है. अगर इसमें दो लाइन है तो एक तो वो इंटरसेक्ट होगी या फिर पैरेलल रहेगी,
या फिर क्या रहेगा, ओवरलैप करेगी, मतलब कोइंसिड रहेगी। अगर ये पैरेलल इंटरसेक्शन हो रहा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो क्या रहेगा, बोथ द लाइन आर इंटरसेक्ट। पैरेलल है, पैरेलल अगर तो इसकी कंडीशन क्या रहेगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। If the two lines are parallel, then their x coefficient and y coefficient are in proportion. A1 बोले तो क्या है, फर्स्ट लाइन का x coefficient, A2 बोले तो सेकंड लाइन का x coefficient. Okay, so the coefficient of x and the coefficient of y, both the lines are in proportion. रेशियो दिया है ना, तो क्या रहेंगे वो प्रोपोर्शन में रहेंगे। और ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले की क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो लाइंस कैसे रहेंगी आपकी, ओवरलैप होते जाएगी। ओके, अपने को ये काम की नहीं है और ये भी काम का नहीं है, ये अपने काम का है, क्योंकि अपनी लाइन जो है वो लाइन कैसी है, पैरेलल है। ओके, तो इसमें क्या देखा गया है, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल, x वेरिएबल का कोएफिशिएंट a1, दूसरे का a2, द कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल आर इन प्रोपोर्शनल। हमेशा वो क्या रहेंगे, प्रोपोर्शनल रहेंगे। ओके, और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब c1 और c2 इनकी वैल्यू अलग अलग आने को होना। ये कैसे रहेंगे, इन प्रोपोर्शनल रहेंगे और इनकी वैल्यू अलग अलग आने को होना, c1 और c2 की। ओके, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग अपने को लिखना है, तो चलिए अपन लिखते फिर, द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस which is parallel to the line, which is parallel to the line 2x plus 3y plus 4 equal to 0 is 2x plus 3y are in proportion होना, 2 upon 2 1, 3 upon 3 1, 2 upon 2 1, 3 upon 3 1, 1 equal to 1, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। प्लस अब यहां पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं अदर देन 4, 4 को छोड़ के, अगर 4 अगर मैं ले लूं तो वो थर्ड नंबर की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, ये मुझे सेटिस्फाई करना नहीं है। आइए में तो क्या हो गया फिर, a1 a2 मतलब 2 upon 2 1, 3 upon 3 1, 1 equal to 1, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। c1 अपॉन c2 k की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं अदर देन 4, अरे में 4 को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू ले लो तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई होंगी। अरे में तो इक्वेशन कैसा लिखा है, समझ गया आपको, द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन इज 2x plus 3y plus k equal to 0। ओके, आप अदर दूसरा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर मैंने 4 लिखा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा। यहाँ 4 लिखा तो क्या होगा, 2 अपॉन 4 कितना होता है, 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 6 कितना होता है, 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2। मुझे सिर्फ रेशियो कैसे होना, उनके प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ओके, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन 2x plus 3y plus 4 equal to 0 इज, क्या इक्वेशन हो गया, 2x plus 3y, सिर्फ 4 के जगह क्या लिखना है आपको, k equal to 0। गिव एज इक्वेशन नंबर 1। देखो इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट कितने हैं, एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो लिखेंगे फिर हियर k is only one arbitrary constant, only one arbitrary constant, differentiating one with respect to x। ओके, इसको 1 से डिफरेंशिएट करना है तो कितना हो जाएगा, 2, x की वैल्यू 1, 3, y कितना हो गया, dy by ds, k कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0, सो 2 प्लस 3 इंटू dy by dx इक्वल टू 0।
सो दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका हो गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। है ना, एकदम सिंपल प्रॉब्लम था। ये मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन करके दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आने को ना कि ये जो अपने इक्वेशन लिखा हुआ है, ये इक्वेशन लिखा कहां से है में। नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट भी लिख के दे सकता था, द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन इज 2x + 3y + k = 0। फिर अपने दिमाग में आता था कि यार ये हमेशा 2x + 3y = k लिखा, लेकिन इक्वेशन लाया कहां से? अरे ना, क्या हमेशा इक्वेशन ऐसा ही लिखा जाएगा? अरे ना, तो वो आपका जो डाउट है वो क्लियर होने के लिए मैंने आपको ये 10th स्टैंडर्ड का थोड़ा सा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले जो प्रॉब्लम थे उसमें का आपको एक थोड़ा पार्ट क्या क्या मैंने आपको समझा के दिया हुआ है कि 3 पॉसिबिलिटीज रहती करके, और ये ग्राफ निकाले कि एक्चुअली आपकी जो लाइन है ये लाइन कहां से पास हो रही और उसको पैरेलल लाइन कैसे रहेगी वो अपने ध्यान में आने को ना करके आए ना। मैं एग्जाम में अगर आपने ये ग्राफ नहीं भी निकाला तो भी चलेगा और निकाला तो भी चलेगा। है ना, तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गया अपना प्रॉब्लम नंबर 5। अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 6 के लिए। आप नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला जो ये रफ पेज के ऊपर आप साइड में लिख के रखिए। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या दिया है? प्रॉब्लम नंबर 6 में देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग रेडियस 9 एंड सेंटर एट पॉइंट h, k। ओके, तो चलिए पहले अपन डायग्राम निकाल लेते। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। उसने सेंटर एच बोला है, एच और के, तो समझ लो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस एच हो गया, और यहां पे ले लेते हैं अपन, ये डिस्टेंस कितना हो गया? के। यानी ये यहां पे आपको जो मिलेगा ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका? एच, के। एच, के। सेंटर बोला उसने, सेंटर कौन सा है? एच, के, मतलब इट इज वैल्यू ऑफ द एक्स एक्सिस, और ये वैल्यू किसकी हो गई? वाई एक्सिस, मतलब वाई कोऑर्डिनेट की। ये एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और ये वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई, तो वो आपका सेंटर हो गया। और इसको लेके क्या ड्रॉ किया अपने? सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। ओके, ये आपका क्या निकल गया? सर्कल। अब देखिए ये एक सर्कल हो गया। समझ लो अगर सेंटर यहां पर है, क्योंकि एच और के की वैल्यू फिक्स है क्या? नहीं है। सेंटर यहां पे अगर रहेगा वो भी एच के रहेगा, तो ये सर्कल ऐसा रहेगा। समझ लो यहां पर अगर सेंटर है तो उसके करस्पॉन्डिंग ऐसे रहेगा, इस तरीके से आपका क्या रहेगा? वो सर्कल रहेगा। तो ऐसे सर्कल्स का मुझे क्या करना है? इक्वेशन फाइंड आउट करना है ना। तो फिर अपन पहले सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे इन सेंटर रेडियस फॉर्म। समझ अपन इसी को कंसीडर कर लेते हैं। इसको अगर कंसीडर किया तो ये जो आपका सर्कल है ये रेडियस हो गया, और ये रेडियस कितना आपके पास में? 9 दिया हुआ है, रेडियस इज 9। ओके, तो चलिए फिर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर यहां पे लिखेंगे अपन, डायग्राम समझ में आ गया? द इक्वेशन ऑफ सर्कल, the equation of circle in center radius form is x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. Center and radius form x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. सेंटर क्या दिया अपने को? एच के दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है? 9। सेंटर इज h, k and radius r equal to 9. So therefore x minus h whole square y minus k whole square equal to 9. तो x minus h whole square y minus k whole square equal to 81. ओके,
चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो देखो, h और k दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। सो हियर h and k be the two arbitrary constants, टू आर्बिटरी कांस्टेंट। कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है? दो आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो चलिए अब सॉल्व करो, जैसा हमेशा सॉल्व करते हैं ना वैसा ही करना है, सिर्फ आपको ये इक्वेशन लिखते आने को ना। सो डिफरेंशिएटिंग वन with respect to x, f of x raised to the power n into f of x n minus 1 derivatives of f of x plus f of x raised to the power n into f of x n minus 1 into derivatives of f of x, और 81 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। तो ये हो गया 2 टाइम्स x माइनस h, x का डेरिवेटिव 1, h का डेरिवेटिव 0, यानी ये 1 आ गया। तो ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वाली टर्म्स अपने को मिलेगी, प्लस 2 टाइम्स y माइनस k, 2 माइनस 1 1, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, k का डेरिवेटिव 0, सो दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से ये टर्म्स बाहर निकाल लेते हैं अपन। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, x माइनस h, यहां से 2 बाहर आ गया, उधर ले गए तो 0 हो गया। x माइनस h प्लस y माइनस k dy बाय dx इक्वल टू 0, गिव अस इक्वेशन नंबर 2। समझ गया था? तो इसको ये कर लो, फिर मैं मिटा देता हूँ, फिर उस साइड में क्या करते हैं, आगे का प्रॉब्लम अपन सॉल्व करते हैं। ओके, फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू h, दो आर्बिटरी कांस्टेंट है करके दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। x का डेरिवेटिव 1, h का डेरिवेटिव 0, यानी ये हो गया 1 प्लस, यहाँ पे u इंटू वी लगेगा क्योंकि इधर भी वेरिएबल है इधर भी वेरिएबल है, तो u इंटू वी लगेगा। तो क्या हो जाएगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, सो दैट इज डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, k का डेरिवेटिव 0 इंटू क्या हो गया ये dy बाय dx इक्वल टू 0। फिर से देख लो एक बार, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, यहां पे अप्लाई होगा u इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। ये हो गया मेरे पास में 1 प्लस y माइनस k डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस dy बाय dx होल स्क्वेयर इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए फिर यहां से पहले मैं y माइनस के की वैल्यू निकाल लूंगा। अब करना क्या है, यहाँ पे आपको इधर भी आपके पास में स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है करके ये टर्म कैंसल नहीं हुई, x माइनस h और y माइनस के ये टर्म कैंसल नहीं है। अगर यहाँ स्क्वायर नहीं रहता तो ये टर्म क्या हो जाती थी, आपकी कैंसल हो जाती थी, लेकिन ऐसा न होने की वजह से अब करना क्या है आपको, यहां से मैं y माइनस के की वैल्यू निकाल लेता हूं। फ्रॉम हियर वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y माइनस के, यहां से y माइनस के की वैल्यू अपन निकालो, जो भी कुछ y माइनस के की वैल्यू आएगी वो यहां पुट कर देंगे अपन, यहां से अपन x माइनस h की वैल्यू निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ y माइनस के रहेगा, और फिर y माइनस के की वैल्यू पुट करके इसमें क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं और y माइनस के की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। तो क्या आ जाएंगी y माइनस के की वैल्यू, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो गया y माइनस के डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स उसका स्क्वेयर माइनस 1, सो दैट इज y माइनस के
डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, माइनस कॉमन निकाल लिया तो क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स उसका स्क्वेयर प्लस 1, इसको इधर भेज दिया तो y माइनस के इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। मुझे क्या होना, y माइनस के थी, ये मुझे y माइनस के की वैल्यू मिल गई। अब ये y माइनस के की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूं, यहां पर ये पुट किया तो भी चलेगा और यहां पुट किया तो भी चलेगा। तो बेस्ट वे इक्वेशन 1 में पुट करो, यानी ज्यादा परेशानी होगी नहीं। ओके, तो यहाँ y माइनस के का क्या है, स्क्वायर है, तो चलिए इसको स्क्वेयरिंग कर देंगे अपन, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। अब ये जो भी एडजस्टमेंट है ये सब इक्वेशन 1 के हिसाब से एडजस्ट होगा। क्यों करना है, क्योंकि अपने को ये जो टर्म्स है अपने एलिमिनेट करना है अपने को, कौन, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। स्क्वायर होने की वजह से ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। अगर ये स्क्वायर नहीं रहता तो ये यहीं पर ही कट हो जाता था। ऐसे में अगर ये इतना ही रहता तो x का डेरिवेटिव 1 तो यही होता था, फिर अपन जब डेरिवेटिव लेते थे 1 का तो क्या हो जाता था 0। तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड का स्क्वायर किया, ये हो गया मेरे पास में y माइनस के होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, ये ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट इज इन ब्रैकेट dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन इसका भी स्क्वायर होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसका भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। समझ गया क्या किया मैंने, y माइनस के, मुझे क्या होना, y माइनस के होल स्क्वायर, मेरे पास में y माइनस के आ गया, करके मैंने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करके मुझे y माइनस के होल स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, ये वाली जो टर्म्स है उसका स्क्वायर अपॉन ये वाले टर्म का भी क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब यहां से मैं वैल्यू निकाल लेता हूं x माइनस एच की इक्वेशन 2 पे से। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज, इक्वेशन 2 पे से x माइनस एच की वैल्यू निकाल लिया तो क्या मिलेगी आपको, x माइनस एच इक्वल टू, ये हो गया माइनस इन ब्रैकेट y माइनस के, x माइनस एच की वैल्यू निकाला, ये टर्म्स हो गया उधर चले गया, y माइनस के dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। अब मेरे पास में y माइनस के की वैल्यू है, वो y माइनस के की वैल्यू यहां क्या कर देता हूं, पुट कर देता हूं। तो x माइनस एच, या एक काम करते इसको स्क्वायर कर देते डायरेक्ट, क्योंकि आपको क्या लगेगा, x माइनस एच का स्क्वायर लगेगा तो बेस्ट हो जाएगा। तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, बाद में भी आपको स्क्वायर करना ही पड़ता था, तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, इनको स्क्वायर किया तो ये हो गया x माइनस एच होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, y माइनस के उसका स्क्वायर और dy बाई डी एक्स उसका भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ओके, अब ये y माइनस के स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं, y माइनस के स्क्वायर की वैल्यू यहां क्या करता हूं, पुट करता हूं। आया में, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर इधर का पार्ट क्या करना पड़ेगा, अपने को इरेज करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो x माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते। इक्वेशन 1 इंप्लाइज, याद है आपको इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था अपने पास में, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना था, 81, ये आपका इक्वेशन 1 था। आप देख लीजिए इक्वेशन 1 वही है क्या। तो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x माइनस एच होल स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो क्या बनेगा इक्वेशन 1 फिर आपका, y माइनस के होल स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स उसका स्क्वायर, इट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस एच होल स्क्वायर, वो वैल्यू मैंने यहां पे क्या कर दिया, पुट कर दिया, प्लस y माइनस के
होल स्क्वायर इक्वल टू 81। अब जो यहां से कॉमन निकलता उसको बाहर कर लो अपन। तो यहां से क्या कॉमन निकलेगा आपके पास में, y माइनस के स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। तो y माइनस के स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, क्योंकि दोनों जगह वही टर्म्स है ना। तो यहां क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स उसका स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 81। dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 81 बराबर देख लीजिए फिर से, वो मेरे पास में इक्वेशन 1 है। यहां से मैंने x माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ y माइनस के होल स्क्वायर निकाल दिया। सो दिस x माइनस एच होल स्क्वायर वो इससे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो y माइनस के होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 81। और ये दोनों टर्म में y माइनस के स्क्वायर उनको बाहर निकाल लिया। अब यहां से मैं y माइनस के स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं। सो इट इज द वैल्यू ऑफ y माइनस के स्क्वायर। तो रख दीजिए वैल्यू, क्या वैल्यू है y माइनस के स्क्वायर की, इन ब्रैकेट dy बाई डी एक्स उसका स्क्वायर प्लस 1 पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पूरी इसका स्क्वायर, ओके, इनटू इन ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 81। देख लीजिए थोड़ी सी टर्म्स बड़ी है, बाकी ऐसा ज्यादा कंफ्यूज वाला कार्यक्रम नहीं करने का है। y माइनस के होल स्क्वायर उसकी वैल्यू पुट कर दिया इनटू दिस टर्म इक्वल टू 81। अब ये और ये सेम है, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है। यानी अगर मैं इसको x बोल दूं तो ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया x, तो x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज x क्यूब। यानी क्या मिल गया आपको फिर, dy बाई डी एक्स उसका स्क्वायर प्लस 1 और उनका क्या हो गया क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब इक्वल टू, इसको उधर भेज दो। सो 81 इन ब्रैकेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। पहले आप अच्छी तरीके से देख लो, फिर मैं आपको और एक्सप्लेन करके देता हूं। ओके, क्या किया था अपन ने, पहले अपन ने सर्कल का इक्वेशन लिखा था इन सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर रेडियस फॉर्म क्या था, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। उन्होंने रेडियस कितना दिया था 9, तो कितना हो गया 81। फिर इसके अंदर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो दो बार अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ा। एक बार डिफरेंशिएट किया अपन ने, फिर बाद में सेकंड टाइम और डिफरेंशिएट किया। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया वो इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ था, सेकंड टाइम अपन ने डिफरेंशिएट करके अपने को ये मिला। फिर मैंने क्या किया, ऐसे y माइनस के की वैल्यू निकाला और यहां से किसकी वैल्यू निकाला, x माइनस एच की वैल्यू। ओके, क्यों, क्योंकि ये दोनों टर्म क्या है, कैंसिल नहीं होती, स्क्वायर होने की वजह से कैंसिल नहीं हो रही। करके आपको फिर y माइनस के इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, x माइनस ए इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, वो दोनों डेरिवेटिव्स के फॉर्म में वैल्यू निकाल के इसके अंदर क्या करना पड़ा, आपको पुट करना पड़ा और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, तो आपको ये इक्वेशन मिला। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आई बात ध्यान में, तो प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से आप ध्यान में रखिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको समझ में आने को ना कि अपने को करना क्या है। सबसे पहले अपने को ये समझना है कि ये टर्म्स कैंसिल क्यों नहीं हो रही, क्योंकि स्क्वायर है करके कैंसिल नहीं होती। अगर x माइनस एच बोलो या y माइनस के रहता तो टर्म कैंसिल हो जाती थी, तो फिर अपने को इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहां पर आपका ये प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व हुआ है। अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 7, जो ये एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट वाला प्रॉब्लम है। तो आप इसको नोट डाउन करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ चलेंगे। प्रॉब्लम नंबर 7, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हुज एक्सिस इज y एक्सिस। एक्सिस इज x एक्सिस, तो x डैश y, y डैश,
पैराबोला की जो एक्सिस है वो क्या है, एक्स एक्सिस। पिछला जो प्रॉब्लम था एक पैराबोला का, उसमें क्या था, द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना। अब वैसा नहीं है, ये जो एक्स एक्सिस है यही उसका क्या है, एक्सिस है, किसकी, पैराबोला की। तो आपके पैराबोला ऐसे रहेंगे, यहां से भी जा सकता है, या ऐसे पैराबोला आपके रहेंगे, है ना। अगर यहां से गया तो इसका इक्वेशन तो आपको मालूम है क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहां से अगर यहां से गया तो बदल जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट h हो जाएगा इतना डिस्टेंस, या इतना डिस्टेंस h हो जाएगा। तो ये जो पैराबोला है इनके इक्वेशन क्या रहेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h। पिछले बार क्या था, पिछले बार जो अपने देखा था उसकी डायग्राम ऐसी थी, ऐसे पैराबोला जा रहे थे। तो इसका इक्वेशन क्या था फिर, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h, क्योंकि इतना डिस्टेंस h और इतना डिस्टेंस k। अभी k का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, k कितना है, अभी 0 ही है, क्योंकि एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस है मतलब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। तो क्या मिलेगा इक्वेशन, y स्क्वायर इक्वल टू 4a इन ब्रैकेट x माइनस h। तो लिख लेंगे अपन the required equation of parabola whose axis is x axis is, क्या इक्वेशन बन गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h। ओके, कितने कांस्टेंट इसके अंदर, दो कांस्टेंट, एक a है और दूसरा क्या है, h। सो हियर a एंड h बी द टू आर्बिटरी कांस्टेंट्स। So differentiating one with respect to x, y का डेरिवेटिव्स ट्वाइस y, 4a सॉरी y का डेरिवेटिव ट्वाइस y और y का डेरिवेटिव्स dy बाय dx, y स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस y dy बाय dx, 4a कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, h का डेरिवेटिव 0। ये हो गया ट्वाइस y dy बाय dx इक्वल टू 4a। 2 से दोनों साइड को डिवाइड करेंगे तो y इंटू dy बाय dx इक्वल टू ट्वाइस a। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अब यहां पे u इंटू v लगेगा। सो u इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ u इक्वल टू 0। u इंटू v लगेगा, u इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ u इक्वल टू 0। ओके, सो y इंटू इसका डेरिवेटिव्स d स्क्वेयर y अपॉन dx स्क्वेयर प्लस dy बाय dx इंटू dy बाय dx इक्वल टू 0। सो y इंटू d square y upon dx square dy by dx whole square equal to 0. So this is a required differential equation. Okay, सबसे ज्यादा जरूरी है ये इक्वेशन समझना कि पिछले प्रॉब्लम में अपन ने ये इक्वेशन लिखा था, इस प्रॉब्लम के अंदर ये इक्वेशन लिखा। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस करके ये डिस्टेंस आ गया k। यहां पे क्या दिया हुआ है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज नथिंग बट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ही वो पैराबोला की क्या है, एक्सिस है, मतलब पूरे वर्टेक्स उसी लाइन पे रहेंगे, मतलब k की वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0। जब आप k की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यही आपको इक्वेशन मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से अपने ये प्रॉब्लम नंबर 7 क्या किया, सॉल्व किया, और इसी के साथ में एक्सरसाइज 6.2 भी यहाँ पे क्या हुई, कंप्लीट हुई। तो इस लेक्चर के अंदर अपने क्या देखा, एक्सरसाइज 6.2 में के
2 से लेके 7 तक प्रॉब्लम सॉल्व किए। क्या दिया हुआ था इसके अंदर, आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए थे। पहला जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें रिलेशन ऑलरेडी दिए हुए थे, तो आपको सिर्फ आर्बिट्ररी कांस्टेंट काउंट करके उसके बाद उसको क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था। और डिफरेंशिएट काय के लिए करते हैं अपन, आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट करने के लिए, है ना। 2 से लेकर 7 तक जो प्रॉब्लम थे ये आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए थे, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी थी, उस कंडीशन पे से आपको क्या करना था, इक्वेशन निकालना था, रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखना था। फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखने के बाद में जैसे यहाँ पे आपने ये रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखा ना, ऐसे इक्वेशन आपको लिखना था। फिर उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसको डिफरेंशिएट करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना था। ओके, तो ये लेक्चर में अपन यही तक रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके पहले अगर आपको ये वीडियोस पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को इस वीडियोस के बारे में, इस चैनल के बारे में आप बताइए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ में। उस टॉपिक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, क्या था, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तब तक के लिए बाय।